अच्छा ऐसे ही मोकल। Again, we start the topic of vector integrations. Okay, vector integration. Now, the properties of integrals: integral of k f bar of t dt is equals to k integration of f bar of t dt. F is a function of vector and k is a scalar. Now, the integral of next property, integral of f bar of t plus minus g bar of t dt is equals to integration of f bar of t dt plus minus of integral of g bar of t dt. Now, the next property, number 3, if f bar of t, f is a vector function, that means in terms of ijk, f1 of ti, f2 of ti, and f3 of tk. T is a variable of vector function. Then इंटीग्रल ऑफ एफ बार ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ एफ बार ऑफ टी डी टी, यानी इंटीग्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड. क्लियर? रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड किया, is a constant, it is a direct k constant integration of f3 of t dt and plus c, but c is a vector, हम वेक्टर फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड दिस होल टर्म इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एफ बार ऑफ टी डी टी. ये जो भी हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टेप टर्म्स ली, आई से लेकर आपके जो के तक के टर्म्स है, उसको कंप्लीटली हमने किससे नोट किया है, कैपिटल एफ से, यानी एफ बार ऑफ टी डी. यानी ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर एफ बार ऑफ टी इक्वल्स टू आपका ऐसा कुछ फंक्शन है और उसको अपनी इंटीग्रेट, तो दिस राइट हैंड साइड इज कन्वर्टेड इनटू एफ बार ऑफ टी डी टी प्लस सी बार होता है. देन टेकिंग द लिमिट, अगर मैंने उसको लिमिट में कन्वर्ट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, टेकिंग द लिमिट ऑन बोथ साइड. ठीक है, लोअर लिमिट इज ए एंड अपर लिमिट इज बी, यानी ए टू बी एफ बार ऑफ टी डी टी. तो आपकी अपर लिमिट बी है और लोअर ए है, तो ये जो आपका टी है उसी के विद रिस्पेक्ट टू की लिमिट है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फंक्शन बन गया, यानी टी रिप्लेस टू अपर लिमिट एंड टी रिप्लेस टू लोअर लिमिट. दस दिस फंक्शन इज between the limit to a and t equals to लिमिट लिए तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट जी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि ये डिफाइनाइट लिमिट है, एक डिफाइनाइट इंटीग्रल टर्म है, इसलिए यहाँ पे आपको सी को प्रेजेंट नहीं करना है. अगर यहाँ पे आपकी लिमिट्स प्रेजेंट नहीं होती, प्रेजेंट रहता. अब नेक्स्ट नंबर 6 प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, इसलिए हम पहले प्रॉपर्टी रीड करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वैक्टर बाय डी टी डॉट एस वैक्टर plus r vector dot ds vector by dt with respect to t is equals to r vector dot s vector plus c vector. यानी ये होल टर्म कन्वर्टेड इनटू ये कैसे बना, तो ये आपका टोटल जो है, ये पार्ट जो है, ये टोटल पार्ट आपका टोटल डेरिवेटिव है, ये टोटल डेरिवेटिव पार्ट है. टोटल डेरिवेटिव पार्ट का मतलब ये जो टर्म आपने यहाँ पे ये यूज की है, ये आपका प्रोडक्ट रूल है. किसका प्रोडक्ट रूल है, तो हमने बोला इट इज अ प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी टी ऑफ आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर. यानी पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट जो है ये आपका डी बाय डी टी आर डॉट एस में कन्वर्ट हो गया, और साथ में ये जो डी टी है ये आपका एज इट इज रहेगा. देन डी टी कैंसल, डी इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर और ये आपका इंटीग्रेशन ऑपरेटर है, डेरिवेटिव ऑपरेटर और आपका इंटीग्रेशन ऑपरेटर, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो सिर्फ क्या बचेगा, आर डॉट एस बचेगा. तो यहाँ पे आपका आर डॉट एस वेक्टर और प्लस आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन की स्टेप कंप्लीट कर रहे हो. ठीक है, और सी क्या आपका स्केलर कांस्टेंट. उसके बाद नंबर 7,
इंटीग्रेशन ऑफ 2r वेक्टर डॉट dr वेक्टर बाय dt, dt इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस c वेक्टर। अब ये 2r वेक्टर डॉट dr वेक्टर बाय dt, ठीक है, ये टर्म इट इक्वल्स टू r वेक्टर, कैसे ये r स्क्वायर कैसे बना, तो ये r स्क्वायर बनने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, तो 2r वेक्टर डॉट dr वेक्टर बाय dt विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस c। अब ये जो आपका लेफ्ट साइड टर्म है 2r वेक्टर डॉट dr बाय dt, तो इसमें हमने क्या किया कि ये होल टर्म इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर। ये जो कंप्लीट टर्म है आपकी, ये किसकी टर्म है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर है, क्योंकि इसी को अगर हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ r वेक्टर स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ r वेक्टर स्क्वायर, ठीक है। अब r वेक्टर स्क्वायर का डेरिवेट क्या होगा, तो पहले r स्क्वायर का डेरिवेट क्या होगा 2r वेक्टर, और फिर r का डेरिवेट क्या होगा dr बाई dt होगा। तो ये पूरा जो टर्म है इसको मैंने d बाई डी टी ऑफ r वेक्टर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर क्या किया dt dt कैंसिल कर दिया, ये dt और आपका ये dt कैंसिल हो जाएगा, d और आपका ये इंटीग्रेशन ऑपरेटर कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ आपका r स्क्वायर यानी r वेक्टर स्क्वायर बचेगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यानी जो छोटे छोटे जो पार्ट रहते हैं ये पार्ट आपके कनेक्टेड रहते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है कि ये किसके डेरिवेटिव्स में जाते हैं। जैसे ये 2 टाइम्स dr बाई dt d2r वेक्टर बाई dt स्क्वायर dt, तो ये कंप्लीट टर्म किसका डेरिवेटिव है, ये कंप्लीट का टर्म आपके dr बाई dt का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव है, dr बाई dt का होल स्क्वायर, क्योंकि dr बाई dt का ही आगे जाके डेरिवेट क्या बना है d2r बाई dt स्क्वायर। तो ये कंप्लीट ब्रैकेट इज चेंजिंग टू dr बाई dt होल स्क्वायर, क्योंकि इसी को अगर आप डेरिवेट के फॉर्म में डालेंगे तो पहले डिग्री डेरिवेट होंगी देन बेस डेरिवेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान में रखना है कि इसका कन्वर्शन टर्म क्या बनता है। फिलहाल आज बेसिक्स देख रहे हैं, कल हम थियरम्स रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज जो थी आपकी थियरम की, ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये एक प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, जिसमें dr बाई डी टी क्रॉस s प्लस r वेक्टर क्रॉस ds बाई डी टी ऑफ dt इक्वल्स टू क्या बनेगा r क्रॉस s प्लस c वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें आपका r और s जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और उसका डेरिवेटिव हो रहा है बाय प्रोडक्ट रूल। r का डेरिवेटिव हुआ तो s एज इट इज रहा, r एज इट इज है तो s डेरिवेटिव हुआ, और दोनों के बीच में कनेक्शन किसका है क्रॉस का, तो ये r क्रॉस s का डेरिवेटिव फॉर्म है। If a vector is constant vector, then integration of a vector cross dr by dt of dt is equals to, अब a vector cross, तो आपका a vector कौन है कांस्टेंट है, बट डेरिवेट कौन हो रहा है r वेक्टर, तो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ a वेक्टर एज इट इज क्रॉस r वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे आपका r वेक्टर डेरिवेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे मैंने अगर ऐसा लिखा कि a वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, इसका डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर आप इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हो कि डेरिवेट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म एज इट इज, तो आपका जो a है इट्स नॉट अ वेक्टर इट इज स्केलर, अगर ये डेरिवेट होता है एंड बट इट इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेट होता है वो क्या होता है जीरो, तो इसका डेरिवेट जीरो होगा, तो क्रॉस में आपका जो r वेक्टर है वो एज इट इज रहेगा। देन प्लस साइन, क्योंकि हम प्रोडक्ट रूल ले रहे हैं, प्लस साइन के बाद आपका ये जो a वेक्टर है यानी a जो है वो एज इट इज रहेगा क्रॉस, क्रॉस के बाद जो r वेक्टर है उसको आप किससे डेरिवेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू t, इट इज अ पोजीशन वेक्टर, तो आप अपने dr वेक्टर बाय dt यहाँ पे लिखेंगे, ये टर्म आपका r वेक्टर बन गया dr बाय dt is equals to answer is a cross dr by dt। now taking integration on both side, इंटीग्रेशन लिया विथ रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन लिया विथ रिस्पेक्ट टू t। अब दोनों साइड अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो तो किसी एक साइड में आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट डिराइव करना पड़ेगा, तो आप लेफ्ट साइड में c ले सकते हो अदरवाइज राइट साइड, ठीक है, कांस्टेंट कहीं पे भी डिराइव करो। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन a क्रॉस dr बाई dt dt इक्वल्स टू क्या आंसर बना वो लिखा उसका लेफ्ट साइड,
जिसमें आपका ये dt और ये dt कैंसिल होगा, डेरिवेटिव ऑपरेटर एंड इंटीग्रल ऑपरेटर कैंसिल होगा, तो आपका जो ये साइड बनेगा वो क्या बनेगा, a क्रॉस r वेक्टर प्लस c। तो यही आपका सारा टर्म बना a क्रॉस r वेक्टर प्लस c। सिमिलरली आपका ये जो टर्म है d2r बाई dt स्क्वायर r क्रॉस, तो उसका भी आपका क्या आंसर बनेगा, तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका r एज इट इज है और d2r बाई dt स्क्वायर को आपने डेरिवेट किया है, तो यहाँ पे वो टर्म dr बाई dt में प्रेजेंट रहेगी। इसको करके देख सकते हैं आप। The next property is if c vector is a scalar constant, c vector क्या आपका scalar constant है, then integral of c vector r vector dt। अब c क्या है, constant, तो इस constant को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो keep this term in outside and r vector dt, ये आपका टर्म जो है ये as it is रहेगा इंटीग्रल। तो ये है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एंड द नेक्स्ट टर्म इज इंटीग्रेशन ऑफ r वेक्टर प्लस माइनस ऑफ s वेक्टर dt इज इक्वल टू, इसी को हम स्प्लिटिंग करेंगे क्योंकि बोथ आर विद रिस्पेक्ट टू t टर्म, तो r वेक्टर dt प्लस इंटीग्रल ऑफ s वेक्टर dt। तो इस तरह से हमारी ये सभी प्रॉपर्टीज है और इस प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि आगे जाके इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, गेट एग्जाम्स में या अदर एग्जाम्स जो हम बोलते हैं वहां पे भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमें दिखेंगे। अब जैसे हम बात कर रहे हैं गेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस जो मैं अब बता रही हूँ, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ v वेक्टर इज डिफरेंशिएबल वेक्टर। क्या बोला है आपको, v वेक्टर कैसा आपका डिफरेंशिएबल वेक्टर है, यानी इसका मतलब वो डेरिवेट होने वाला वेक्टर है। एंड f वेक्टर इज सफिशिएंटली डिफरेंशिएबल। f वेक्टर कैसा है, सफिशिएंटली डिफरेंशिएबल वेक्टर है, स्केलर फंक्शन। इसका मतलब आपका जो f है वो सिर्फ सफिशिएंटली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है, वो भी डेरिवेटिव होने वाला टर्म है पर वो स्केलर फंक्शन में जाएगा। देन कर्ल एफ वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, उसने बोला है कि कर्ल एफ वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा। तो पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास जो वेक्टर्स में ऑपरेटर्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं। तो पहला ऑपरेटर रहता है ग्रेडियंट, जिसको हम ग्रेड बोलते हैं। सेकेंड इट इज डाइवर्जेंट एंड थर्ड ग्रेड। ग्रेड के साथ हमेशा स्केलर पोटेंशियल फंक्शन ही प्रेजेंट रहता है, जैसे लाइक फाइव फंक्शन, एफ फंक्शन, जो भी आपका स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है वो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। और ग्रेड फाइव को हम किस नोटेशन से नोट करेंगे, तो डेल फाइव से, ग्रेड मीन्स डेल। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट जो है आपका उसके साथ वेक्टर रहता है, यानी सपोज ए वेक्टर, और कर्ल के साथ भी आपका वेक्टर ही रहता है ए वेक्टर, सिर्फ ग्रेड के साथ स्केलर रहता है। डाइवर्जेंट और कर्ल दोनों के साथ आपके वेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट की नोटेशन को किस तरह से नोट किया जाता है, डेल डॉट, डाइवर्जेंट मीन्स डेल डॉट, और साथ में कौन है, ए वेक्टर। देन कर्ल, कर्ल का मतलब है डेल क्रॉस, कर्ल मीन्स डेल क्रॉस, और साथ में क्या है आपका ए वेक्टर। तो इस तरह से हमारे वेक्टर्स के जो तीन ऑपरेशंस है, ग्रेड, डाइवर्जेंट, कर्ल, इसको किस तरह से हमें एक्ट करना है और किस तरह से उसके नोटेशंस को नोट करना है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम किसी फॉर्मूले को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है कि कर्ल एफ वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है। अब मेरे पास ऑप्शंस है ए बी सी डी, जिसमें एक ऑप्शन 0 है, सेकेंड ऑप्शन एफ कर्ल वी वेक्टर है, नेक्स्ट ऑप्शन ग्रेड एफ क्रॉस वी वेक्टर प्लस एफ कर्ल वी वेक्टर, और उसके बाद क्या है ग्रेड एफ क्रॉस वी है। देखते हैं क्या बनता है आंसर। तो मेरे पास क्वेश्चन में बोला गया था कि कर्ल एफ वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है। एफ क्या है, स्केलर, और वी क्या है आपका वेक्टर। अब कर्ल, कर्ल का मतलब क्या होता है, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस, कर्ल यानी डेल क्रॉस। कर्ल को हमने डेल क्रॉस लिख दिया और एफ वी वेक्टर एज इट इज रखा। अब डेल का मतलब है इट इज अ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड डेरिवेटिव ऑफ वी, यानी वो एफ को भी डेरिवेट करेगा और वी को भी डेरिवेट करेगा, इट इज अ डेल डेरिवेटिव, ठीक है। आपका वेक्टर का डेरिवेटिव टर्म है जो आपके एफ और वी दोनों को डेरिवेट करेगा। तो हम प्रोडक्ट रूल लेकर इसको डेरिवेट करेंगे। हम पहले एफ को डेरिवेट करेंगे,
तो वी वेक्टर एज इट इज रखेगी, ठीक है। अब डेल क्रॉस जैसे ही एफ के पास जाएगा तो हमने क्या बोला कि एफ कैसा है, स्केलर है, और हमने ये भी बात की कि स्केलर फंक्शंस जो रहते हैं वो ग्रेड के साथ रहते हैं, स्केलर फंक्शंस आपके ग्रेड के साथ रहेंगे, ठीक है, यानी सिर्फ डेल। तो स्केलर और आपके डेल के बीच में कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे नहीं आएगा, ना तो डॉट आएगा ना तो मल्टीप्लीकेशन यानी क्रॉस, ना तो डॉट लिखेंगे ना तो क्रॉस लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही डेल क्रॉस एफ के पास जाएगा तो डेल क्या करेगा, एफ के साथ कनेक्ट होगा, और ये जो क्रॉस ऑपरेटर है उसको कहीं ना कहीं तो लेना ही पड़ेगा, तो वो क्रॉस आपके वी और डेल एफ के बीच में रखेगा, ठीक है। तो डेल क्रॉस जैसे ही एफ के पास गया तो डेल के साथ एफ अटैच हुआ और क्रॉस वी लिखा, क्योंकि हम प्रोडक्ट रूल ले रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल में हमने डेल को एफ के साथ कनेक्ट किया और वी को एज इट इज रखा विथ ऑपरेटर। अब एफ एज इट इज रहेगा और ये डेल क्रॉस आपके वी के पास जा सकता है, क्यों, क्योंकि वी कौन है, वेक्टर, और वेक्टर के साथ या तो डेल डॉट आता है या तो डेल क्रॉस आता है, तो आप अपना डेल क्रॉस वी के साथ लिख सकते हो, तो यहाँ आपने डेल क्रॉस वी लिख दिया। अब डेल एफ का मतलब क्या होता है, डेल एफ का मतलब होता है, जैसे डेल फाई का मतलब होता है ग्रेड फाई, तो डेल एफ का मतलब क्या होता है, ग्रेड एफ, ये ग्रेड एफ हो गया, और क्रॉस आपका वी वेक्टर एज इट इज, एफ एज इट इज, और डेल क्रॉस वी का मतलब क्या होता है, तो हमने बोला डेल क्रॉस ए वेक्टर का मतलब कर्ल ए वेक्टर होता है, तो डेल क्रॉस वी वेक्टर का मतलब क्या होता है, कर्ल वी वेक्टर होता है। तो मेरा आंसर क्या आया, कर्ल एफ वी वेक्टर इक्वल्स टू ग्रेड एफ क्रॉस वी प्लस एफ कर्ल वी वेक्टर, और ये कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में प्रेजेंट होगा, हाँ ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें पहला आंसर 0 था, दूसरा आंसर था v कर्ल v वेक्टर, तीसरा जो ऑप्शन था उसमें था ग्रेड एफ क्रॉस v प्लस एफ कर्ल v, देखो ग्रेड एफ क्रॉस v वही आंसर आपका, ग्रेड एफ क्रॉस v प्लस एफ कर्ल v वेक्टर, वही आंसर हमें यहाँ प्रेजेंट दिख रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन सी। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रेड एफ क्रॉस वी सिर्फ इतना ही दिया है उसने। तो आपको जो आंसर मिला है वो आंसर आपके सी ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, फॉर द स्पेरिकल सरफेस, आपके पास एक स्पेरिकल सरफेस है जिसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये जो स्पेरिकल इक्वेशन है इसमें कहीं पे भी आई जे के प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये आपकी स्केलर इक्वेशन है, यानी स्केलर पोटेंशियल फंक्शन की इक्वेशन है। द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर एट द पॉइंट 1/√2 1/√2 0 इज गिवन बाय, आपको इस तरह से एक इक्वेशन दी है, साथ में पॉइंट्स दिए हैं और आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको बोला क्या गया है, आपको बोला क्या गया है, तो देखो हिंट ही पकड़ में आती, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर यानी क्या होता है, तो हमने बोला यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर इक्वल्स टू टी वेक्टर, उसको टी वेक्टर से नोट किया जाता है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, बहुत से लोग उसको एन वेक्टर से भी नोट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एन वेक्टर से भी नोट कर सकते हो, इज इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी अगर मुझे यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर में वेक्टर का होना जरूरी है और डिनोमिनेटर में उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूज बनाना है हमें, तो हमारे पास न्यूमरेटर वेक्टर का होना जरूरी है, पर मुझे तो कहीं पे भी वेक्टर की इक्वेशन दी है क्या, नहीं दी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस स्केलर को वेक्टर बनाना पड़ेगा, और स्केलर को जब वेक्टर बनाते हैं तो ग्रेड का यूज किया जाता है, यानी ग्रेडियंट का यूज किया जाता है, स्केलर टू वेक्टर बनाने के लिए ग्रेडियंट का यूज होता है, यानी मेरे पास जो स्केलर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये स्केलर वाले इक्वेशन को मैं पहले वेक्टर बनाऊंगी, जब वो वेक्टर की इक्वेशन बनेगी
तो वो वेक्टर की इक्वेशन मेरा न्यूमरेटर रहेगा और डिवाइड में उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है वो डिवाइड में लिखोगी और साथ में क्या पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स आपको पुट करना है। दिस पॉइंट इट इज अ वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ये आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस स्केलर वाली इक्वेशन को वेक्टर बनाएंगे। अब स्केलर वाली इक्वेशन को वेक्टर बनाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि स्केलर टू वेक्टर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ग्रेड का, मीन्स ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट यानी क्या, डेल फाई का। डेल फाई की इक्वेशन क्या होती है, डेल फाई की इक्वेशन होती है डेल फाई बाय डेल एक्स आई प्लस डेल फाई सॉरी डेल फाई बाय डेल वाई जे प्लस डेल फाई बाय डेल जेड के। तो ये है आपकी इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, ओनली सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फाई, फाई की जगह पे फाई की वैल्यू पुट करना है और फाई वैल्यू पुट करके उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड में चेंज करना है। अब फाई क्या है, तो फाई का मतलब जो आपकी इक्वेशन दी है, फाई मीन्स आपकी स्फेरिकल इक्वेशन कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपकी स्फेरिकल इक्वेशन है। जो राइट साइड में वन है उस वन को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हो क्योंकि फाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, फाई हमेशा इक्वल्स टू जीरो में ही रहता है, इसलिए फाई का कंपैरिजन ऐसी इक्वेशन के साथ होता है जिसमें इक्वल टू जीरो हो राइट साइड में। इसलिए हमने क्या किया, इसका वन जो है इसको लेफ्ट शिफ्ट किया और यहाँ पे इक्वल टू जीरो बना दिया और फिर हमने हमारी लेफ्ट साइड की टर्म को हमारे इस फाई इक्वल टू जीरो वाली टर्म से कंपेयर किया जिसमें फाई की जगह पे कौन है लेफ्ट साइड में, तो हमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन है। अब मैं क्या करूंगी, जहां जहां फाई है वहां वहां फाई की वैल्यू पुट करूंगी। ठीक है, ये आपका फाई है, फाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन इंटू आई प्लस डेल बाय डेल वाई। ठीक है, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वन इंटू जे प्लस del by del z, again phi replace to x square plus y square plus z square minus 1 into k। अब यहाँ देखो घर के बाहर कौन खड़ा है, x खड़ा है। अगर घर के बाहर विथ रिस्पेक्ट टू x खड़ा है तो घर के अंदर जाके वो सिर्फ x वाले को पकड़ेगा और उसी को डेरिवेट करेगा, ना उसको y से कोई मतलब, z से मतलब, ना कांस्टेंट से, क्योंकि ये सारे टर्म्स उसके लिए जीरो है। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पे भी x नहीं है। तो सिर्फ वो किसको डेरिवेट करेगा, एक्स स्क्वायर को। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेट क्या होता है, तो हमने बोला एक्स स्क्वायर का डेरिवेट 2x होता है, साथ में i प्लस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y है तो विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए आपको सिर्फ अपने y वाले को डेरिवेट करना है, यानी सिर्फ y स्क्वायर को। और y स्क्वायर का डेरिवेट क्या होगा, तो हम बोलेंगे 2yj, y स्क्वायर का डेरिवेट 2y, एक्स स्क्वायर 0, जेड स्क्वायर 0, 1 0, j एज इट इज। देन विथ रिस्पेक्ट टू, अगर जेड स्क्वायर वाले को डेरिवेट करेंगे तो यानी जेड स्क्वायर को, तो क्या बनेगा ये टर्म 2z और यहाँ क्या आएगा k। तो ये जो टर्म बनी है ये टर्म किसका आंसर बना, हमारे डेल फाई का। अभी इसी डेल फाई में मैं क्या करूंगी, मुझे जो पॉइंट्स दिए गए, पॉइंट्स यानी कौन से, मेरे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी थी, 1/√2, 1/√2 एंड 0। ये जो वैल्यू मुझे दी गई है एक्स वाई जेड, ये वैल्यू को मुझे सिर्फ अपने इस इक्वेशन में पुट करना है। तो मैं x की जगह पे x वैल्यू पुट करूंगी, y रिप्लेस टू वैल्यू पुट करूंगी एंड z रिप्लेस टू। तो आपको क्या करना है, x को हटाना है और x की जगह पे x की वैल्यू पुट करना है 1/√2 i टू y रिप्लेस टू 1/√2 j, z की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 के हो गया, तो इज इक्वल्स टू कितना आंसर आएगा, तो हमने बोला कि जब 2 के मल्टीप्लाई में 1/√2 है तो ये जो 2 है इस 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 2 के फैक्टर्स होते हैं √2 इंटू √2। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, √2 इंटू √2 होते हैं, जिसमें से 1√2 आपका डिनोमिनेटर √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका न्यूमरेटर क्या बनेगा, √2i बनेगा। यहाँ का भी 2 फैक्टर्स √2 इंटू √2 में कन्वर्ट होगा, 1√2 कैंसिल, तो क्या बनेगा, √2j बनेगा। तो इस तरह से मेरा डेल फाई मुझे मिल गया। अब करना क्या है, ये जो डेल फाई का आंसर मिला है इसको आपको सिर्फ अपने यहाँ पे यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में डालना है। ए वेक्टर का मतलब आपका डेल फाई वेक्टर,
क्योंकि ए वेक्टर यानी आईजे के टर्म होने चाहिए, तो डेल फाई के पास आईजे के टर्म है, तो आपका डेल फाई जो भी रहेगा वो आपका न्यूमरेटर रहेगा। तो डेल फाई कौन है आपका, तो आपने बोला √2r प्लस √2j, जो हम अपने यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, √2r प्लस √2j, और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इन स्क्वायर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आईजे के। आपके जो भी आईजे के कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करो और उनका सम करो। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, और के तो है ही नहीं, तो सिर्फ हमें आईजे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है, उनका सम करना है। कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ पे √2i आएगा, डिनोमिनेटर √2j, इन स्क्वायर रूट 2 + 2 4 हो जाएगा, इन स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 से दोनों को स्प्लिट करेंगे, 2 डिवाइड फर्स्ट टर्म एंड 2 डिवाइड सेकेंड टर्म। आपकी 2 से दोनों टर्म स्प्लिटिंग होंगी, दोनों टर्म अगर स्प्लिट होंगी तो ये √2/2i बनेगा, प्लस नेक्स्ट टर्म √2/2j बनेगा। फिर से हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि फिर से अगर ये 2 के फैक्टर्स बनाए, ये जो डिवाइड 2 है, इस 2 के अगर मैंने फैक्टर बनाया कि 2 के फैक्टर है √2 × √2, 2 के फैक्टर्स √2 × √2 होता है, तो 1 √2 आपके न्यूमरेटर का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सिर्फ न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो i/√2 आएगा, i/√2, क्योंकि आपका एक √2 कैंसिल हो गया, इसके भी 2 का √2 × √2 बनेगा, न्यूमरेटर √2 कैंसिल होगा तो j/√2। तो मुझे मेरा यूनिट वेक्टर मिल गया। मुझे बोला था यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर कितना आता है, तो मैंने बोला i/√2 प्लस j/√2। अब ये ऑप्शन कहीं पे है क्या, तो देखो i/√2 माइनस j/√2 आपके ऑप्शन ए में दिख रहा है, सी में k वेक्टर ऑप्शन है, ऑप्शन डी में है 1/√3i 1/√3j 1/√3k, और आपके ऑप्शन बी में है 1/√2i प्लस 1/√2j। तो आपका जो आंसर आया है वो आपके ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे बी रहेगा जो आपको मिल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एंगल इन डिग्रीज बिटवीन 2 प्लेनर्स वेक्टर्स। आपके पास 2 प्लेनर वेक्टर है और इसका एंगल क्या बनेगा ये आपको करना। अब जब भी एंगल्स फाइंड करना रहता है तो एंगल फाइंड करने के लिए आपको हमेशा वेक्टर का ये फॉर्मूला यूज करना है, cos थीटा इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे आप अपने एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। एंगल दिया है 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, इस तरह से आपको एंगल्स की वैल्यू दी है। अब चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा एंगल आपका सेटिस्फाइड है। ए वेक्टर कितना दिया है, तो ए वेक्टर आपको दिया है √3/2i प्लस 1/2j। इट इज अ वैल्यू ऑफ ए वेक्टर √3/2i प्लस 1/2j dot. Now the b vector value is minus √3/2i प्लस 1/2j। तो हमने a वेक्टर और b वेक्टर दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिख दी न्यूमरेटर में, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब डिवाइड में क्या बोल रहा है कि जो भी आपका a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, तो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट अगर करना है तो हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट में जो भी आपके वेक्टर के कोएफिशिएंट्स यानी आईजे के जो भी कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करेंगे। √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस सेकेंड जे वेक्टर कोएफिशिएंट इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। अब मल्टीप्लाई में हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। माइनस √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, √3 स्क्वायर इज 3 एंड डिवाइड 2 इज 4 प्लस 1/2 स्क्वायर इज 1/4। नाउ इज इक्वल्स टू, अब डॉट प्रोडक्ट में क्या किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट में आई कोएफिशिएंट, डॉट प्रोडक्ट में जो आई कोएफिशिएंट रहते हैं, आई कोएफिशिएंट वो आई कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और जे कोएफिशिएंट विद साइन, जे कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आई वाले कोएफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले कोएफिशिएंट को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो √3/2 को अगर माइनस √3/2 से मल्टीप्लाई किया तो √3 × √3 आपका 3 हो जाएगा और साथ में माइनस साइन है,
और डिवाइड 2 और डिवाइड 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। अब आते हैं डिवाइड में, ऊपर के दोनों ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट हो गए, डॉट प्रोडक्ट में आई कोएफिशिएंट इंटू आई कोएफिशिएंट, जे कोएफिशिएंट इंटू जे कोएफिशिएंट। अब आते नीचे, डिनोमिनेटर सेम है 4 4, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल होगा, रूट में आ जाएगा 1, यहाँ पे भी सेम रूट 1 ही आएगा, रूट 1 इज 1, रूट 1 इज 1 एंड 1 इंटू 1 1 होता है। अब आते हैं डायरेक्ट न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में कितना आंसर आता है देखते हैं, यहाँ माइनस था, -3/4 + 1/4 कितना होगा, -3/4 + 1/4, तो हमने बोला -3/4 + 1/4, जिसका डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर ऐड होगा तो -3 + 1 -2/2 हो जाएगा, -2/4 होगा, और -2/4 इज -1/2। तो मेरा जो cos थीटा जो था वो कितना आया, -1/2 आया। अब cos के एंगल में -1/2 कब आता है ये भी हमें पता होना चाहिए। जब हम cos की एंगल की बात करते हैं, ठीक है, cos एंगल की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें, मैं बात कर रही हूँ cos एंगल की, ठीक है, cos थीटा, जिसमें मैं थीटा के एंगल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है, जिसमें 0 डिग्री पे आपको जो वैल्यू मिलेगी cos 0 की वो 1 मिलेगी, 30 डिग्री पे आपको √3/2 मिलेगा, 45 पे 1/√2 मिलेगा, 60 पे क्या मिलेगा तो 1/2 मिलेगा, और 90 पे 0 मिल जाएगा। तो ये जो cos थीटा की जो वैल्यूज है, इसमें से कौन सी वैल्यूज आपके यहाँ पे कौन सी वैल्यू से मैच हो रही है। आपका आंसर कितना आया, cos थीटा इक्वल टू -1/2 आया। अब -1/2 कहीं नजर आ रहा है क्या, तो मुझे कौन कौन से एंगल्स दिए, 30 डिग्री दिया, मेरे को तो 30 डिग्री दिया। अगर मैं cos 30 डिग्री की एंगल की वैल्यू चेक करूँ तो √3/2 है, पर मेरा तो cos -1/2 है, इन इसका मतलब 30 डिग्री तो हो ही नहीं सकता वो। नेक्स्ट एंगल क्या दिया, 60। अब cos 60 कितना होता है, तो cos 60 होता है 1/2, पर मेरा तो आंसर -1/2 आया, इसका मतलब cos 60 भी नहीं है। उसके बाद मैं 90 चेक करूंगी, 90 डिग्री बोला है तो cos 90 कितना होता है, तो मैंने बोला 0, पर मेरा तो cos -1/2 आया, तो cos 90 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर cos 90 = 0 होता है तो यहाँ तो 0 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। तो आपके पहले 3 ऑप्शन तो अनसेटिस्फाइड हुए, इसका मतलब ऑप्शन 4 हो सकता है, तो आपका आंसर 120 पे आएगा, क्योंकि आपका जो आंसर है वो इसमें से कोई भी एंगल से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, ना 30 से मैच हो रहा है, ना 60 से, ना 90 से, आपका आंसर -1/2 आ रहा है, यानी नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। तो आप अगर चाहे तो वेव से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने अगर वेव फॉर्म किया तो मैं बोलूंगी cos 0 जो रहता है वो क्या रहता है, 1 रहता है, यहाँ पे 1 cos 0। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी तो वैसे वैसे उसका एंगल जो है वो यहाँ पे 0 पे आएगा। अब ये 0 पे कब आएगा, जब उसका एंगल कितना रहेगा, π/2, ठीक है, cos 0 1 होता है और cos π/2 0 होता है। फिर जैसे हम नीचे से, क्योंकि cos π यहाँ पे cos 3π/2 आ गया, और यहाँ पे आपके एंगल्स आएंगे इस तरह से, यहाँ पे -1, क्योंकि ये इसका पिक पॉइंट है, क्लियर। तो π/2 तक आपकी सभी वैल्यूज पॉजिटिव एंगल में लाइज हो रही थी, क्योंकि इट इज अ पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 0 से जब आप 90 तक आए तो 0 से 90 तक की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर आएंगी, और π/2 से लेकर 3π/2 की जितनी भी वैल्यूज है, π/2 टू 3π/2, जितना भी आपका एंगल है 90 टू 270, जो भी आप एंगल्स की बात करते हो, वो एंगल जो है आपका वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में लाइज हो रहा है, ठीक है। और आपकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, इसका मतलब 90 टू 270 के बीच में ही आपका कोई ना कोई एंगल है जो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू बता रहा है। तो 90 टू उसके बीच में कौन सा वैल्यू है, तो आप बोलेंगे 90 टू 270 के बीच में ना 30 आता है, ना 60 आता है, ना 90 आता है, 120 आता है। इसका मतलब नेगेटिव 120 आपके यहाँ एंगल लाइज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो आप वेव फॉर्म करके भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका -1/2 कहीं प्रेजेंट है क्या, जिस एंगल से मैच खाता होगा वही आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है फॉर द फंक्शन फाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, फाई की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, टू रिप्रेजेंट द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल फ्लूइड डेल स्क्वायर फाई। आपको डेल स्क्वायर फाई की बेस से क्या बोला गया है, डेल स्क्वायर फाई शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी मुझे बोला गया है कि मेरा डेल स्क्वायर फाई जो है वो तो इक्वल टू जीरो है। और मुझे क्या बोला गया है, इन द केस दैट वैल्यू ऑफ ए, इसमें से ए की वैल्यू क्या रहेगी, अगर मेरा डेल स्क्वायर फाई जीरो है तो डेल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डेल स्क्वायर का मतलब होता है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेल प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर फाई प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे आपका डेल का स्क्वायर है, इसका मतलब आपका डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर में प्रेजेंट है। तो आप एक एक वैल्यू कैलकुलेट करो, आप अपने फाई को 2 टाइम्स डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेरे पास फाई की जो वैल्यू है, मेरे पास जो फाई की वैल्यू है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अगर मैंने इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, ये टर्म जीरो हो गया, इसमें एक्स है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेट 2x होगा, तो आंसर आ जाएगा 2axy। फिर इसी को मैंने और एक बार डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल 2 फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर कितना आएगा, तो ये x वाला 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2ay, तो मेरा डेल 2 फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं डेल फाई बाय डेल वाई कैलकुलेट करती हूँ, यहाँ पे फाई डेरिवेट 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ y है, और वाई क्यूब डेरिवेट कितना हो जाएगा, तो वाई क्यूब डेरिवेट आपका होगा 3y²। तो ये टर्म क्या बनेगी आपकी, ax² माइनस 3y²। और एक बार आप इस टर्म को डेरिवेट करो, डेल 2 फाई बाय डेल y², इसमें y नहीं है तो ये तो जीरो बन गया, 3y² का डेरिवेट क्या होगा, तो आपने बोला 6y, तो इस तरह से मुझे इसका आंसर क्या मिला, -6y। अब ये जो दो वैल्यू मुझे मिली है, ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ, क्योंकि ये z वाला तो मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं z है ही नहीं, तो z वाले को अपने को डेरिवेट करना ही नहीं है, क्योंकि आपके टर्म जीरो में चले गए। आपके पास इन दोनों की वैल्यू है, आपके पास फर्स्ट की वैल्यू क्या मिली, तो आपने बोला 2ay, तो 2ay, और डेल 2 फाई बाय डेल y² की वैल्यू क्या मिली, तो आपने बोला 6y इक्वल टू जीरो। इन दोनों में y कॉमन है, y निकाल लिया, और 2a माइनस 6 इक्वल टू जीरो हो गया। नाउ 2a माइनस 6 को इक्वल टू अगर मैं जीरो करती हूँ, ये क्योंकि y इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज y इज अ वेरिएबल, और वेरिएबल कभी इक्वल टू जीरो रहते नहीं है, कांस्टेंट इक्वल टू जीरो में चले जाते हैं, तो 2a माइनस 6 इक्वल टू जीरो हो गया, जिससे a की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे 3 मिलेगी। तो मेरा a क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 मेरे ऑप्शन में है प्रेजेंट, तो चेक करते हैं, -1 है, 1 है, -3 और 3 है, तो आपके ऑप्शन डी में 3 प्रेजेंट है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म, द वेक्टर फील्ड r वेक्टर इक्वल्स टू xi माइनस yj। आपको r वेक्टर दिया xi माइनस yj, वेयर ij आर यूनिट वेक्टर, ij क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ऑप्शन क्या दिया है, डाइवर्जेंस फ्री बट नॉट इरोटेशनल, irrotational but not divergence, divergence free and irrotational, and next option is neither divergence free nor irrotational। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए। अब वो डाइवर्जेंस फ्री है क्या, वो इरोटेशनल है क्या कि नहीं है, ये आपको चेक करना आना चाहिए। तो मुझे क्या बोला गया है, मेरे पास आर वेक्टर है xi माइनस yj। डाइवर्जेंस फ्री का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस फ्री का मतलब ये होता है कि अगर आपने डाइवर्जेंस मीन्स डेल डॉट, अगर आपने डेल डॉट के साथ अपने वेक्टर को डॉट किया, डेल के साथ अपने वेक्टर को डॉट किया, और अगर आंसर जीरो आता है तो इट इज अ डाइवर्जेंस फ्री। अगर डेल डॉट आर वेक्टर किया और इक्वल टू आंसर जीरो आया तो आप डाइवर्जेंस फ्री हो गए। और अगर इरोटेशनल की बात हो रही है, तो इरोटेशनल का मतलब ये होता है कि जब आप डेल क्रॉस के साथ यानी कर्ल के साथ जब आपने अपने आर वेक्टर को कनेक्ट करोगे तो उसका भी आंसर अगर जीरो आ गया, यानी इरोटेशनल का मतलब होता है कि डेल क्रॉस आर करोगे, यानी अपना वेक्टर आर है, डेल क्रॉस आर करोगे तो उसका आंसर अगर जीरो आता है तो इट इज इरोटेशनल। डेल डॉट आर किया तो जीरो आया तो डाइवर्जेंस फ्री, डेल क्रॉस आर किया तो जीरो आया तो इरोटेशनल। तो चेक करना पड़ेगा कि डेल डॉट आर जीरो आता है क्या, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो वो डाइवर्जेंस फ्री है ही नहीं। तो डाइवर्जेंस फ्री के लिए आपको पहले डेल डॉट आर करना पड़ेगा। अब डेल डॉट आर वेक्टर में
का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे। मैं यहाँ पे के वाला नहीं ले रही हूँ क्योंकि इसके पास नहीं है। तो डेल की इक्वेशन ले ली मैंने, उसके बाद डॉट है, और डॉट के बाद मेरा आर वेक्टर क्या है वो लिखूंगी। तो आर वेक्टर है एक्स आई माइनस वाई जे, और इक्वल टू, इसका इक्वल टू 0 अभी तक मुझे पता नहीं है कि क्या है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में पहले ही बताया था कि आपके आई के कोएफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई होंगे। डेल बाय डेल एक्स जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेल बाय डेल एक्स आपके एक्स को डेरिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि डेल इज अ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स को एक्स डेरिवेट करेगा तो आंसर कितना आएगा 1। फिर डेल बाय डेल वाई, आपका जे का कोएफिशिएंट यहाँ पे है माइनस वाई। जब डेल बाय डेल वाई आपके माइनस वाई को डेरिवेट करेगा तो आपका आंसर आएगा -1, और 1 माइनस 1 कितना होता है? 0 होता है। तो आपका जो वेक्टर है वो डाइवर्जेंस फ्री है। इसका मतलब नाइदर डाइवर्जेंस तो है ही नहीं, नाइदर डाइवर्जेंस फ्री है ही नहीं, डाइवर्जेंस फ्री है, इतना हमें पता चल गया। यानी आपका एक ऑप्शन यहाँ से डिडक्ट हो चुका है। अब आपको ये चेक करना है कि वो इरोटेशनल है क्या। अगर इरोटेशनल चेक करना है तो आपको डेल क्रॉस आर वेक्टर चेक करना पड़ेगा। तो डेल क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस, क्रॉस के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म करते हैं जिसमें आपकी फर्स्ट रो आई जे की रहती है, सेकेंड रो में आपके डेल के कोएफिशिएंट्स रहते हैं। तो डेल कोएफिशिएंट इज डेल बाय डेल एक्स, del by del y and del by del z, and then r vector coefficient is x minus y and 0, क्योंकि इसमें भी ij के कोएफिशिएंट आपके r वेक्टर के क्या है वो लिखना है। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट रिजोल्व करते देखते कितना आता है। तो i के लिए ये दोनों क्रॉस होंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये डेल वाला टर्म आपके जो भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको विथ रिस्पेक्ट टू किस में चेंज करेंगे? z में। पर डेल के साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म आ रही है वो तो z वाली है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट उसके लिए है ना, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू z वाला सिर्फ z को डेरिवेट कर सकता है। इसका मतलब इसको भी वो 0 बना देगा। तो आपका ये टर्म 0 हो गया और ये टर्म भी 0 हो गया। उसके बाद आपकी j मल्टीपल टर्म्स क्या एग्जिस्ट होंगी वो देखेंगे। तो डेल बाय डेल एक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। डेल बाय डेल z अगर x को डेरिवेट कर रहा है तो इसका मतलब वो उसको भी 0 बना देगा, बिकॉज आपके z के लिए x कांस्टेंट है। उसके बाद हम k के पास आते हैं। k के लिए डेल बाय डेल एक्स जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो डेल बाय डेल एक्स वाई को 0 बना देगा, और डेल बाय डेल वाई जब x से मल्टीप्लाई होगा तो वो x को भी 0 बना देगा, क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y है, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए y का होना जरूरी है। नहीं है तो 0 लिख दो। तो आपकी कंप्लीट टर्म 0 में कन्वर्ट हो गई है तो इक्वल टू 0 आ गया। यानी यहाँ पे मेरा डाइवर्जेंस फ्री भी आ रहा है और मेरा इरोटेशनल टर्म भी आ रहा है। यानी यहाँ पे मैं ऐसे ऑप्शन को फ्रीज करूंगी जिसमें डाइवर्जेंस फ्री भी है और इरोटेशनल भी है। तो हमने बोला डाइवर्जेंस फ्री बट नॉट इरोटेशनल, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि इरोटेशनल आ रहा है। इरोटेशनल बट नॉट डाइवर्जेंस फ्री, इसका मतलब ये भी नहीं है क्योंकि डाइवर्जेंस फ्री आ रहा है। तो डाइवर्जेंस फ्री एंड इरोटेशनल यानी आपका ऑप्शन रहेगा सी। यानी आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे क्योंकि आपका डाइवर्जेंस फ्री एंड इरोटेशनल है यहाँ पे। क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं रिलेटेड टू वेक्टर, जैसे लाइन इंटीग्रल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो देखे जाए तो बहुत सारे हैं। एक क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल का ले लेती हूँ मैं, तो थोड़ा सा ध्यान में आएगा आपको। लाइन इंटीग्रल में क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। लाइन इंटीग्रल की इक्वेशन दी है इंटीग्रेशन ऑफ वी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर एट द वेक्टर। आपको एक वेक्टर इक्वेशन दी है और साथ में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट 1 1 1, और आपको ऑप्शंस दिए है 1 0 -1 एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट स्पेसिफाइंग द पाथ। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए। तो किस तरह से करेंगे? तो मेरे पास जो वी वेक्टर डॉट आर दिया है, वी वेक्टर ऑफ आर दिया है, उसी के बेस पे मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि मेरा लाइन इंटीग्रल क्या होगा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल दैट मीन्स इट इज अ वर्क डन। ठीक है, आपको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना, और टोटल वर्क डन
जब आप कैलकुलेट करते हो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन का फॉर्मूला रहता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, जिसमें आपके फ्रॉम, ये आपका ए रहता है फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, फ्रॉम ए टू बी, यानी आपका बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। ए मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स 0 0 0। तो आपके पास बी पॉइंट भी दिया गया है, ए पॉइंट भी दिया है, पर टोटल वर्क डन के लिए आपके पास पॉइंट तो है पर आपके पास फाई नहीं है। तो फर्स्ट वी कैलकुलेटिंग दी फाई टर्म। अब फाई टर्म किस तरह से कैलकुलेट करना, फाई के लिए कुछ भी नहीं है। फाई के लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि आपके पास जो भी वेक्टर्स दिया रहता है आई जे के, जो भी वेक्टर्स के टर्म्स दिए रहेंगे इन टर्म्स ऑफ आई जे के, इन सभी को आपको एक एक के साथ लिख देना है। ये आई वाला जो कोएफिशिएंट है उसको डेल फाई बाय डेल एक्स के इक्वल्स टू में लिख देना, जे कोएफिशिएंट वाले को डेल फाई बाय डेल वाई के इक्वल्स टू में लिख देना, के कोएफिशिएंट वाले को डेल फाई बाय डेल जेड के इक्वल्स टू में लिखना। क्यों? क्योंकि मुझे फाई चाहिए, इसलिए मैं इसको फाई के हिसाब से ही इक्वेट कर रही हूँ। अब मुझे फाई चाहिए, तो फाई के लिए फाई चाहिए तो फाई के लिए आपको इस डेल बाय डेल एक्स को यहाँ से रिमूव करना है। और डेल बाय डेल एक्स को रिमूव करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन, क्योंकि डेरिवेट को कैंसिल करने वाला इंटीग्रेशन रहता है और वो भी विथ रिस्पेक्ट टू सेम होना जरूरी है। तो आपका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो आपको इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है, यानी इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, जिसकी वजह से आपका लेफ्ट बन जाएगा फाई और राइट साइड में सिर्फ एक्स वाला टर्म इंटीग्रेट होगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। तो 2yz ये एज इट इज, सिर्फ एक्स वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, जिसका टू टू कैंसर, तो आपका क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड। यही से समझ में आता है आपका फाई कितना आया। आप दूसरा फाई भी कैलकुलेट करके देख लो। अगर मैं अपना फाई डेल फाई बाय डेल वाई इसको अगर इंटीग्रेट करती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू, किससे इंटीग्रेट करूंगी, वाई से, इंटीग्रेटिंग ऑन विथ रिस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड, तो यहाँ पे आपका सिर्फ फाइव बचेगा और यहाँ पे वाई नहीं है तो वन को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई भी टर्म जीरो नहीं बनती है। ठीक है, तो आपका एक्स स्क्वायर जेड एज इट इज रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या बनेगा, वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या बनेगा, तो वन डी वाई का इंटीग्रेशन वाई आता है, इसलिए इस वन का इंटीग्रेशन वाई बन गया। फाइव विथ रिस्पेक्ट टू जेड है, विथ रिस्पेक्ट टू जेड को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो फाइव इक्वल्स टू यहाँ पे वन लिख दो क्योंकि यहाँ पे भी जेड नहीं है, तो आपको सिर्फ वन वाले को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो देखो आपको तीनों जगह फाइव की वैल्यू कैसे मिली है, सेम मिली है। आपके पास फाइव की वैल्यू सेम ही है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, किसी भी एक फाइव को आप कैलकुलेट कर लो। मैंने यहाँ तीनों फाइव बताया आपको, तो आपको जो भी फाइव की वैल्यू मिली है वो फाइव की वैल्यू में आपको सिर्फ क्या करना है, अपने बी के पॉइंट्स को पुट करना है। तो आप किसी एक फाइव को पकड़ लो, एक्स स्क्वायर वाई जेड, और मेरे बी पॉइंट क्या है, बी का मतलब है मेरा बी वाला पॉइंट है 1 1 1 और मेरा ए वाला पॉइंट क्या है, 0 0 0। तो जब मैं अपने फाइव की वैल्यू में बी के पॉइंट्स पुट करूंगी तो एक्स वन होगा, वाई वन होगा और जेड वन होगा। ठीक है, तो मुझे मेरा लाइन इंटीग्रल का मतलब टोटल वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो मैं फाइव की इक्वेशन में बी पॉइंट्स पुट करूंगी 1 1 1, यानी एक्स वन वाई वन जेड वन, तीनों वैल्यू 1 1 पुट की तो मेरा पहला पार्ट क्या कैलकुलेट होगा, तो वो होगा वन ही, क्योंकि एक्स भी वन है, वाई भी वन है, जेड भी वन है। फिर माइनस, माइनस के बाद मेरा फिर से वही सेम फाइव यूज करूंगी, बट मेरे पॉइंट ए के रहेंगे, जिसमें एक्स जीरो रहेगा, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, तो तीनों टर्म जीरो हो जाएंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। और वन माइनस जीरो कितना होता है, तो वन ही होता है, तो मेरा टोटल वर्क डन वन आएगा। इसका मतलब मेरा लाइन इंटीग्रल का आंसर वन आ रहा है। और ये वन मेरे किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ये देखो यहाँ दिख रहा है वन आपके पहले ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर वन रहेगा, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन तो आपका जीरो है, थर्ड -1 एंड फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट है? किसी क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है क्या? हेलो, किसी को कुछ डाउट नहीं है? ठीक है,
ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो आपके वेक्टर्स के थ्योरम्स रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, सो लेक्चर एंड कर रही हूँ मैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट नहीं तो लेक्चर एंड कर रही हूँ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू मैम।